हाँ विद्यार्थियों, आइए आज शुरू करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री यूनिट 4th, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। जी हाँ, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में चौथी इकाई जिसका नाम रासायनिक बलगतिकी है। क्या नाम है जी? रासायनिक बलगतिकी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए अपने पेन और कॉपी के साथ और बैठिए। आज हम लोग शुरू करते हैं केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है विद्यार्थियों कि केमिकल काइनेटिक्स है क्या, यानी व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। मतलब ये कि हम इसका क्या करें, परिचय, इसका इंट्रोडक्शन करें कि ये जो केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतिकी है, आखिर ये है क्या। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है भैया, बहुत सिंपली आपको बता रहा हूँ। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म। जी हाँ विद्यार्थियों, ये जो रासायनिक बलगतिकी है ना, इसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक भौतिक रसायन की क्या है, शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम तीन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। कितने चीज़ों का? तीन चीज़ों का। जी हाँ, पहला जो है वो है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। जी हाँ, स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर। हम पहली चीज जो पढ़ते हैं इसके अंतर्गत वो है अभिक्रिया की दर। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है भैया क्रियाविधि, मैकेनिज्म। ओके, ठीक है। तो तीन चीजें हम इसमें पढ़ते हैं इस केमिकल काइनेटिक्स में। तीन चीजें, पहला है अभिक्रिया की दर, दूसरा है दर को प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा है क्रियाविधि। तो आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? कह सकते हो भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, दर को प्रभावित करने वाले कारक और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे ही कहते हैं भैया केमिकल काइनेटिक्स, यानी रासायनिक बलगतिकी। राइट। अब आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, एक एक चीज को पढ़ेंगे, जिसमें पहला नंबर क्या है भैया, अभिक्रिया की दर। ये मैंने लिख दिया, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर को किसी किताब में अभिक्रिया की चाल या फिर अभिक्रिया के वेग से भी लिखा गया है। तो डोंट बी कंफ्यूज, तीनों चीज एक हैं, तीनों चीज का सेंस जो है एक है। हालांकि सबसे बेटर अगर बात किया जाए तो सबसे बेटर अभिक्रिया की दर है, तो इसलिए मैं अभिक्रिया की दर यहाँ नोट कर दिया। अभिक्रिया की दर क्या है? अभिक्रिया की दर को भैया पहले तो आप जान लीजिए कि इसको प्रेजेंट करते हैं आर से, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट माने दर, तो दर जो है आर से शुरू हो रहा है, तो आर से इसलिए इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। आर इज इक्वल टू होता क्या है, आर इज इक्वल टू मैं फार्मूला लिख देता हूँ, अभिकारक या उत्पाद। क्या भैया, अभिकारक, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभिकारक या क्या, उत्पाद। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय। अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुआ परिवर्तन और बटा समय, ये होता है अभिक्रिया की दर। यहीं से आप इसको डिफाइन कर दीजिए, वही पुराने स्टाइल में, जैसे कि मैंने विलयन वाले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, बताया था। नीचे जो होता है उसको एकांक कर दीजिए और ऊपर वाले को बता दीजिए, वही क्या हो जाता है यहाँ पर इस पक्ष के बराबर, यानी यहाँ आर लिखा है तो आर के बराबर हो जाएगा। तो कैसे परिभाषित करेंगे, ध्यान से सुनना। एकांक समय में, किस समय में? एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में इसे अगर आप बोलना चाहो तो कह सकते हो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। राइट। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक क्या है अभिकारक और दूसरा क्या है उत्पाद। ठीक है। तो अगर हम अभिकारक की बात करेंगे तो थोड़ा सा कुछ अलग होगा, थोड़ा सा, और उत्पाद की बात करेंगे तो थोड़ा सा कुछ अलग होगा। वो क्या अलग होगा उसको हम अभी देख लेते हैं। राइट। तो अभिक्रिया की दर कंफर्म हो गया। ठीक है। क्या आपने लिखा, एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। इसको और अच्छे समझने के लिए एक रिएक्शन ले लेते हैं, ए कन्वर्टेड इनटू बी। एक पदार्थ है ए और वो बी में बदल रहा है,
अब देखिए अगर यहाँ पर हम जब रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि स्टार्ट ही नहीं हुआ है, उस समय t इज इक्वल टू अगर देखें तो क्या होगा 0, यानी समय क्या है 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ उस समय अगर A की जो सांद्रता है सपोज A मोल पर लीटर है, A मोल पर लीटर है, और अब यहाँ पर हम B को देखें तो B का क्या होगा भैया 0 मोल पर लीटर, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो B का निर्माण ही नहीं हुआ होगा, तो ये B का क्या हो जाएगा 0 मोल पर लीटर। अब T समय बाद, कितने समय बाद, T समय बाद, आफ्टर T टाइम, अब इस A जो अभिकारी पदार्थ है इसकी सांद्रता में कुछ ना कुछ कमी आएगी, कुछ पदार्थ इससे जो है रिड्यूस होकर के वो क्या बनेगा B में कन्वर्ट होगा। माना कि वो रिडक्शन जो है वो X का है, यानी X मात्रा जो है इससे निकल रही है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन बचेगा A माइनस एक्स मोल पर लीटर, और यहाँ क्या हो जाएगा x मोल पर लीटर। ठीक है, जितना उधर से मात्रा कम होगी उतना ही मात्रा B की निर्मित हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस अभिकारक के पद की बात करते हैं, इसके बाद इसके पदों में बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यह सूत्र क्या है, सूत्र लिखा है अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुआ परिवर्तन बटा समय। तो अभिकारक की बात करते हैं, तो अभिकारक के सांद्रण में कितना परिवर्तन हुआ, देखिए यहाँ पर पहले था A मोल पर लीटर और बाद में कितना हो गया इतना A माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा R किसके पदों में, अभिकारक की बात कर रहा हूँ मैं, अभिकारक के पदों में, ठीक है। तो अभिकारक के पदों में क्या हो जाएगा R बराबर अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन तब निकलता है जब बाद वाली स्थिति से पहले वाली स्थिति को माइनस कर दिया जाता है, यानी बाद वाली स्थिति में कंसंट्रेशन है A माइनस एक्स, ठीक है, और इससे घट जाएगा क्या पहले वाली स्थिति में जो सांद्रण है। तो जब घटेगा तो ये हुआ आपका अभिकारक के सांद्रण में परिवर्तन, और बटे कितना समय लगा है T समय क्यों, चूंकि T बराबर 0 था शुरू में और T समय तक में इतना हुआ है काम, तो T माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा T समय, राइट। अब देखिए इसको सॉल्व करें थोड़ा, तो A माइनस एक्स माइनस A माइनस एक्स माइनस A, अगर ब्रैकेट को तोड़ दें तो यहाँ प्लस में है ये माइनस में है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा माइनस एक्स बाई टी। R इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई टी। नोट दैट, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर चिन्ह कहेगा है माइनस, ये माइनस क्यों जो है यहाँ पर आया, माइनस क्या इंडिकेट करता है, नोट दैट माइनस जो ये चिन्ह है ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता घटती है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विथ टाइम, राइट। अब बात करते हैं उत्पाद के पद में, किसके पद में, मैं यहाँ लिख देता हूँ भैया उत्पाद के पद में, उत्पाद के पदों में R बराबर क्या होगा, उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय। तो उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन, यहाँ उत्पाद आपका क्या है, ये B है, B के सांद्रण में कितना परिवर्तन हुआ, देखिए लिखते हैं, बाद में हो गया है x और शुरू में था 0, तो x माइनस 0 डिवाइड बाई टी, कितना आएगा भैया x बाई टी। नोट दैट यहाँ पर चिन्ह का है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। तो माइनस और प्लस के चिन्हों का मतलब भी आप समझ गए होंगे, राइट। आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए जो ये आपकी अभिक्रिया की दर है भैया, जो ये अभिक्रिया की दर है, अभिक्रिया की जो दर है, इसको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्रकार से दर्शाते हैं, दो प्रकार से प्रकट करते हैं। एक तो होता है भैया तात्क्षणिक दर, कौन सी दर, तात्क्षणिक दर, और दूसरा होता है औसत दर, ठीक है। औसत अभिक्रिया की दर लिखना चाहिए, मैं ऐसे लिख देता हूं आप समझिएगा,
तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर होना चाहिए, लेकिन मैं लिख दिया तात्क्षणिक दर, और दूसरा क्या, औसत अभिक्रिया की दर, राइट। इसको हम RINST इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस नोटेशन से, और इसको जो है R एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर दो प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। थोड़ा इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों है, राइट। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा समझिएगा और लॉजिक को आप मनन करिएगा कि हम कह क्या रहे हैं, उसके हिसाब से आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी, पूरी पिक्चर क्लियर होगी। और देखिए, केमिस्ट्री जो है वो खेल नहीं है बच्चों का, और तेल निकल जाता है अच्छों का। तो थोड़ा सा आप इसको जब ध्यान से समझेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। देखिए, मैं बताने जा रहा हूँ कि तात्क्षणिक दर और औसत अभिक्रिया की दर की यहाँ पर आवश्यकता क्यों है, एक्चुअली क्या है, बात को समझना। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, जिसे हम कहते हैं सक्रिय द्रव्यमान का नियम, सक्रिय द्रव्यमान का नियम, इसे आपने पढ़ा होगा, राइट। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ। गोल्डबर्ग और वागे ने इसको दिया था। इन्होंने बताया था कि किसी पदार्थ की सक्रियता, किसी पदार्थ की सक्रियता, राइट, रिएक्टिविटी उसके एक्टिव मास के प्रोपोर्शनल होती है, और अभिक्रिया की जो दर होती है, अभिक्रिया की जो दर होती है, ध्यान समझना, अभिक्रिया की दर जो दर होती है वो होती भैया अभिकारी पदार्थों के सांद्रताओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसमें दो ठो अभिकारी पदार्थ है, A + B और बना रहा C, तो दो ठो है ना, तो अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के, यानी एक्टिव मास ऑफ A इनटू एक्टिव मास ऑफ B के प्रोपोर्शनल होता है। कुल मिला के बात ये कहना है कि यहाँ पर जो अभिक्रिया की दर है वो डिपेंड करती है एक्टिव मास पर। व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास, जिनको आ रहा है कमेंट सेक्शन में टाइप करें। एक्टिव मास का मतलब मोलर सांद्रता। क्या होता है? जी हाँ, मोलर सांद्रता, यानी सांद्रता जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया की दर उतना ही अधिक होगी, और सांद्रता जितना कम होगी अभिक्रिया की दर भी उतना ही कम होगी। क्या ये थीम यहाँ से क्लियर है? अगर क्लियर है तो मैं आगे आता हूँ। क्यों हम दो ये नोटेशन लेते हैं, तात्क्षणिक दर और औसत दर, ये क्यों ऐसा हम लिखते हैं? तो देखिए, बात को समझना। जैसे ये रिएक्शन यहाँ पर ये जो हमने लिया A + B = C, A + B = C, देखिए यहाँ पर A और B ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? C। अब जब t = 0 होगा, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ होगा, उस समय A और B की सांद्रता ज़्यादा होगी, राइट। A और B की सांद्रता ही तो ज़्यादा होगी, सबसे ज़्यादा यही तो होगा, C तो बना ही नहीं है। तो A और B क्या है? ज़्यादा है। और जब A और B ज़्यादा है भाई, तो अभिकारक यही तो है, यही अभिकारक है। अभिकारक की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर क्या होगी? ज़्यादा। कौन कहता है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम। कौन कहता है? सक्रिय द्रव्यमान का नियम कहता है कि अगर अभिकारी पदार्थ की सांद्रता ज़्यादा होगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल है सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। तो अब देखिए, समय बीता तो क्या इन दोनों की सांद्रता उतनी ही रहेगी? नहीं, समय के साथ क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता घटती है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो जब समय के साथ घटेगी तो अभिक्रिया की दर भी क्या होगी? घट जाएगी, कम हो जाएगी। पहले क्या थी? ज़्यादा, और बाद में क्या हो गई? कम। अब देखिए, किसी रिएक्शन में शुरुआत में अभिक्रिया की दर क्या थी? ज़्यादा, और बाद में क्या हो गई? कम। तो एग्जैक्ट एक डाटा अगर हमको देना हो कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है औसत अभिक्रिया की दर। हम बाद वाली और पहले वाली को जोड़ के और औसत निकाल लेते हैं, ठीक है, औसतन अभिक्रिया की दर क्या हुई। लेकिन क्या ये उचित है? सोचिए, अगर कोई शोधकर्ता, कोई रिसर्चर, कोई स्टूडेंट, कोई साइंटिस्ट किसी रिएक्शन का अध्ययन कर रहा है, सपोज यही रिएक्शन का अध्ययन कर रहा है, हमने उसको रेट ऑफ रिएक्शन कौन वाला बता दिया? एवरेज वाला, कि इस अभिक्रिया की एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन 2 मोल/लीटर/सेकंड है, बता दिया।
अब वो अध्ययन कर रहा है तो शुरू में पाएगा कि अभिक्रिया की दर 2 मोल पर लीटर पर सेकंड से तो ज़्यादा है, और अंत में क्या है 2 मोल पर लीटर पर सेकंड से कम है ना। अगर ऐसा है तो क्या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना ठीक था? क्या ये करेक्ट था? क्या ये एक्यूरेट था? नहीं था। और हमारा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री वो किसका है? एक्यूरेसी का सब्जेक्ट है। शुद्धता यहाँ पर मायने रखती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसकी आवश्यकता आ जाती है इस नोटेशन की। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, किसी क्षण अभिक्रिया की दर कितनी है वो होती है तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, या जिसे कहते हैं RINST, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? किसी क्षण अभिक्रिया की दर। और औसत अभिक्रिया की दर क्या है? पर्याप्त समयांतराल में अभिक्रिया की दर। राइट। एक एक को डिटेल से पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ग्राफिकीय निरूपण भी देख लेते हैं ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लें। तो ग्राफ के माध्यम से, राइट, तो ग्राफ के माध्यम से यहाँ वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस पर हमने ले लिया कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता ले ली, और एक्स एक्सिस पर हमने ले लिया टाइम। ठीक है, समय ले लिया। ठीक है, अब अगर हमारा ये मूल बिंदु है ना, तो मूल बिंदु पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होती? 0, यानी समय भी यहाँ पर 0 और सांद्रता भी यहाँ पर 0 होगी। अब देखिए, अगर अभिकारक के पदों की बात करते हैं, किसकी बात? अभिकारक के पदों की बात करते हैं। अभिकारक के पदों में, तो अभिकारक के पदों में क्या होगा? कंसंट्रेशन शुरू में सबसे ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता क्या होगी? घटती जाएगी। ये ग्राफ आपको मिलेगा, ये प्लाट आपको मिल जाएगा। राइट। समय के साथ अभिकारक की सांद्रता इस प्रकार से घटती जाएगी। और उत्पाद के उसमें अगर देखें तो शुरू में क्या होगा भैया? 0, लेकिन जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे अभिकारक की सांद्रता क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ऐसे मिलेगा। ये किसके पदों में होगा? उत्पाद के पदों में। और ये वाला ग्राफ किसके पदों में होगा? अभिकारक के पदों में। समझ गए? अब देखिए, अभिकारक में ये आपको दिख रहा है कि समय के साथ सांद्रता क्या हो रही? घट रही है। यहाँ समय के साथ सांद्रता बढ़ रही है। ये ग्राफ के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। अब ले लेते हैं पहला नंबर, क्या? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जिसे RINST से रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी में कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। राइट। तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर क्या होती है? ये होती है भैया RINST इंस्टेंट इज इक्वल टू dx/dt। ठीक है, dx/dt यानी बहुत ही अल्प समय में। ठीक है, बहुत ही अल्प समय, या हम इसे कह सकते हैं सूक्ष्म समय। क्षण, क्षण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, मोमेंट, एक क्षण, एक क्षण में। तो अगर अल्प समय dt है तो अल्प कंसंट्रेशन चेंज भी आएगा। तो RINST इज इक्वल टू क्या आएगा? dx/dt। ठीक है, dt क्या है? बहुत अल्प समय। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी विशेष क्षण उस अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुआ परिवर्तन क्या होगा? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। या आप ये कहिए कि किसी अल्प समय में यानी बहुत सूक्ष्म समय में अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुआ परिवर्तन को क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर, dx/dt। राइट। ये उत्पाद के पदों में क्या था? ग्राफ प्राप्त हुआ था, आपको याद होगा, अभी मैंने बताया पहले। उत्पाद के पदों में ये था। अब किसी क्षण, इस क्षण, इस क्षण, इस क्षण, ठीक है, किसी भी क्षण अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण में हुआ जो परिवर्तन होगा वो उसका क्या होगा? तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर होगी। ठीक है। अब अगर जैसे मान लीजिए अभिकारक लेते हैं तो उसका ग्राफ ऐसे मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अपना औसत अभिक्रिया की दर। कौन सी दर? औसत अभिक्रिया की दर, जैसे कहते हैं
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, औसत अभिक्रिया की दर। ठीक है, औसत अभिक्रिया की दर। अब इस ग्राफ को देखिए आप, ये ऐसे ग्राफ प्राप्त हुआ था। इस ग्राफ में क्या था, हम ये उत्पाद के पद में ले रहे हैं, हम ये उत्पाद के पदों में लिए हैं इसको। तो अब देखिए यहां पर पहले सांद्रता क्या थी, 0 थी, लेकिन समय के साथ सांद्रता क्या हो रही, बढ़ रही है। अब माना इस पोजीशन पर अगर यहां से लंब डाल दें, यहां T1 टाइम हो गया और इधर आप लंब डाल दीजिए, तो ये मान लेते कंसंट्रेशन x1 है। और अब समय आगे बढ़ा, यहाँ पर आते हम, यहाँ से हम लंब डाल देते हैं x एक्सिस पर, मान लेते हैं ये आपका T2 टाइम है। तो उस समय जो कंसंट्रेशन है वो इतना लगभग ये लंब डालने पर मिलेगा, ये आपका x2 हो गया। तो देखिए इतने समय में यहाँ से इतना, इसको हम डेल्टा टी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 है। T2 क्या है भैया, T2 क्या है, ज़्यादा है, और T1 क्या है, कम है। तो जो होगा वो धनात्मक ही होगा, डेल्टा टी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो ये क्या हो गया, डेल्टा टी है। अब उसमें आप x2 को देख लीजिए, x2 क्या है, ज़्यादा है, और x1 क्या है, कम है। ज़्यादा से कम वाले माने x2 दूसरे कंडीशन से पहले वाली कंडीशन घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, डेल्टा x निकलेगा, राइट। तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू सांद्रण में परिवर्तन उत्पाद के पदों में कितना हुआ, उत्पाद के पदों में हुआ x2 माइनस x1 डिवाइड बाई समय में परिवर्तन कितना हुआ, T2 माइनस T1, राइट। या यही क्या हो जाता है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी। तो पर्याप्त समय अंतराल में उत्पाद या अभिकारक के सांद्रण में हुए परिवर्तन को क्या बोलते हैं, औसत अभिक्रिया की दर, औसत अभिक्रिया की दर। ठीक है, पर्याप्त समय अंतराल। और सूक्ष्म समय अंतराल लेंगे, बहुत अल्प समय लेंगे, किसी क्षण की बात करेंगे, तो वो होता है भैया तात्क्षणिक अभिक्रिया की दर। तात्क्षणिक वाले में dx बाई dt आता है ना, और इस वाले में आता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। यह उत्पाद के पदों में बात कर रहे हैं, ज़्यादातर हम उत्पाद के पदों में ही बात किया करते हैं, राइट। अभिकारक में क्या होगा, माइनस आएगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरे चीज की, जो केमिकल काइनेटिक्स में दूसरा सब्जेक्ट मैटर, दूसरा जो केमिकल काइनेटिक्स में दूसरा बिंदु है पढ़ने के लिए, है ना, दूसरा पॉइंट क्या है भैया, दूसरा बिंदु ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो प्रभावित करने वाले कारकों की अगर लिस्ट बनाएं यार, तो बहुत हैं, बहुत से कारक हैं जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका ये टेम्परेचर। टेम्परेचर मीन्स ताप, ताप जो होता है वो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, दूसरा जो है प्रेशर, ये दाब, ये भी अभिक्रिया की दर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तीसरा ये कंसंट्रेशन, और ये तीनों तो आप जानते हैं, ताप दाब सांद्रता हैं, ये तीनों तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हैं, बड़े काम के खुराफात हैं। ताप दाब सांद्रता, ये तीनों जो है क्या करते हैं, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। आगे देखता हूँ मैं लिस्ट में, ये यहाँ पर कैटालिस्ट आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल, राइट, इन केस ऑफ अफेक्टिंग टू रेट ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट की जब भी बात करेंगे तो हम पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ा देता है। अगला क्या है भैया, ये फिजिकल स्टेट भी काफ़ी हद तक मायने रखती है कि जो अभिकारक है वो अभिकारक की अवस्था क्या है, मान लो द्रव है, ठोस है, क्या है, गैस है ना, तो ये भी है। आगे
ये मीडियम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, न्यूट्रल है, कैसा मीडियम है, राइट। 7वें नंबर पर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते भाई। जो भी अभिकारक होते हैं उनकी प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में या रेट ऑफ रिएक्शन को निश्चित करने में, कितना तेज़ी से रिएक्शन होगा, कितना धीमे से होगा, राइट। जो रेट ऑफ रिएक्शन है यार, अभिक्रिया की दर, हम अपने आसपास वातावरण में पाते हैं। बहुत सारे रिएक्शंस, तमाम रिएक्शंस हैं हमारे आसपास वातावरण में। हम अगर अपने केमिस्ट्री के व्यू से देखें, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शंस हमको मिलेंगे। देखा जाए तो रिएक्शंस ही रिएक्शंस है ना। जैसे देखिए, आप सेब को काट के रख देते हैं, कुछ देर बाद वो भूरा हो जाता है, हैं? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ, वायु से उसका वायवीय ऑक्सीडेशन हो गया। जैसे आप आलू काट के रख देते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं काला हो जाता है। या जैसे आप देखिए, एसिड को बेस में मिलाया, साल्ट और वाटर बन गया तुरंत, है ना। या जैसे मान लीजिए बहुत सारे चीज़, जैसे कि कोई भी चीज़ कहीं बन रहा है, हाँ, यहाँ तक कि जैसे भोजन बन रहा है, मान लीजिए, हाँ, कच्चा चावल कुछ और, पका चावल कुछ और, तो वो क्या, ड्यू टू केमिकल चेंज, है ना। तो हमारे आसपास तो चारों ओर केमिकल चेंज हो ही रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, उसमें ऑक्सीजन निकल रही है और CO2 क्या हो रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है ना। तो CO2 क्या बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हैं, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, तमाम रिएक्शंस हैं। और उन रिएक्शंस की जो स्पीड होती है, वो उनकी एक खासियत होती है। कौन कितना तेज हो सकता है। कोई ऐसा रिएक्शन हो जो बहुत ही फास्ट हो, वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। कोई ऐसा हो जो बहुत ही स्लो रिएक्शन हो, वेरी स्लो रिएक्शन हो, है ना। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो एक ही क्षण में कंप्लीट हो जाता है, ना तो हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। और जो बहुत स्लो रिएक्शन होते हैं, सपोज दैट सेटिंग ऑफ सीमेंट, जैसे कि मकान बना, मकान में जो सीमेंट लगती है, तो सीमेंट के सेट होने में करीब 8 से 10 दिन का टाइम लगता है। तो ये क्या है, बहुत स्लो रिएक्शन है। या जैसे हीरा खानों में बनता है, कोयले के खानों में हीरा बन जाता है, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार साल जो है लगते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में, कोयला से हीरा बनने में। तो बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो हम न तो बहुत स्लो रिएक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन में, और न बहुत फास्ट रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन की। तो मॉडरेट रेट ऑफ रिएक्शन में देखिए, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, है ना। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, उस अभिकारक की प्रकृति क्या है। आगे हम आते हैं इसी लिस्ट में। जैसे कि आप देखिए 8वें नंबर पर है भैया, लाइट। कुछ रिएक्शंस होते हैं जो लाइट में बहुत फास्ट हो जाते हैं और डार्क में थोड़ा स्लो हो जाते हैं। तो लाइट भी क्या करती है, प्रभावित करती है, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है। ये क्या है, 9वां सरफेस एरिया, है, सरफेस एरिया यानी कि सतह, ठीक है, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। चूँकि जो कैटालिसिस होता है, ये जब आप कैटालिसिस वाले चैप्टर में आएंगे तो पढ़ेंगे कि जो ठोस उत्प्रेरक होते हैं उनकी सतह पर अभिकारी पदार्थ आकर के कलेक्ट होते हैं, और वहाँ पर जब सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है। तो सरफेस एरिया का अपना अलग रोल है, ये भी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करती है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एक एक की, तो एक एक पॉइंट को हम लेते हैं कि कौन किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो एक एक पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें इंटरमीडिएट लेवल पर इन 4 चीज़ों को केवल पढ़ना है, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन और कैटालिस्ट, ठीक है। इन 4 चीज़ों का ही हमें अध्ययन करना है विशेष रूप से। बाकी और जो बच रहे हैं इनको आप आगामी जो कक्षाएं होंगी उनमें आप लोग और पढ़ पाएंगे। तो आइए हम लोग इन चारों में से एक एक को देखते हैं कि किस प्रकार से अभिक्रिया की दर को ये प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर, जी हाँ, ताप। ताप क्या करता है, अभिक्रिया को प्रभावित करता है। और ताप के लिए मैं
सेंस लूँगा किसका, संघट्ट सिद्धांत का। एक सिद्धांत है जिसको कहते हैं संघट्ट सिद्धांत, या जिसे आप कहते हैं कोलिजन थ्योरी। क्या कहते हैं, कोलिजन थ्योरी भी बोलते हैं, या आप टक्कर सिद्धांत भी इसको कहते हैं, टक्कर सिद्धांत। इस सिद्धांत का मतलब क्या है, इस सिद्धांत का मतलब यह है कि जो अभिकारी पदार्थ होते हैं आपस में क्या होता है, टकराते रहते हैं। तो देखिए जब धीरे धीरे टकराती हैं, यानी टक्कर ज़्यादा जोरदार नहीं होती, ठीक है, जोरदार टक्कर नहीं होती, जोरदार टक्कर क्या होता नहीं होती। जब जोरदार टक्कर नहीं होती भाई, तो कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होती, वो जिस तरह से अभिकारी पदार्थ जिस रूप में है उसी रूप में बना रहता है। लेकिन जब जोरदार टक्कर होती है, जिसे हम इस थ्योरी में बोलते हैं प्रभावी टक्कर, क्या बोलते हैं, प्रभावी टक्कर। तो जब प्रभावी टक्कर होती है तो अपने मूल को वो खो देते हैं, माने जो वो होते हैं उससे वे बदल जाते हैं। जैसे यार दो ट्रक है, मान लीजिए ये दो ट्रक है, अब जब थोड़ा सा टक्कर होगा तो ठीक है भाई, जनाएगा कि हाँ अभी ये ट्रक ही तो थे, लेकिन इतना भयंकर टक्कर हो कि कोई जान ही न पावे कि ये ट्रक रहा है, ये कूड़ा में बदल गया है। तो जब जोरदार टक्कर होगा तब क्या होगा, तीसरी चीज़ नई चीज़ बनेगी, नई चीज़ जब बनेगी तो वही क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ये मेन मतलब है। तो संघट्ट सिद्धांत में क्या होता है, अभिकारी पदार्थों के बीच क्या होता है, अणुओं के बीच टक्कर, और वो टक्कर भैया जब हम ताप बढ़ाते हैं तो टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। ताप को बढ़ाने से टक्करों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया की दर प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, ताप को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, चूंकि टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ेगी, तो अभिक्रिया में प्रोडक्शन बढ़ेगा, यानी कि रेट जो है अभिक्रिया की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ ये चीज़ अलग है कि अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक ऊष्मा छेपी और दूसरा क्या भैया, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा फेंकी और ऊष्मा सोखी है, ऊष्मा सोखी। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। अब ये बात अलग है कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस समय ये चीज़ कहा गया था कि ऐसा है जो ऊष्मा छेपी रिएक्शंस होते हैं, लासातलिए ने कहा कि ऊष्मा छेपी वाले में रिएक्शन से पीछे जाता, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया आगे नहीं जाती, अभिक्रिया पीछे जाती है, और ताप जो ऊष्मा शोषी है अभिक्रिया, उसमें ताप अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया आगे की ओर जाएगी। तो ये थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया है ना, लेकिन जनरली हम बात करें अगर तो क्या होता है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो संघट्ट सिद्धांत कहता है कि अभिकारी पदार्थों के अणुओं के बीच टक्कर बढ़ते हैं, तो टक्कर बढ़ने से क्या होता है, प्रभावी टक्कर भी बढ़ते हैं और अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। अगला चीज आइए, अगला है भैया टेम्परेचर कोफिशिएंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताप गुणक। इसके थीम को आप समझ लीजिए, इसके मतलब को समझ लीजिए। ताप गुणक क्या है? टीसी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, टीसी, और टीसी बराबर होता है के एट टी प्लस 10 डिग्री डिवाइड बाई के एट टी डिग्री, राइट। के एट टी डिग्री और ऊपर क्या है, के एट टी प्लस 10 डिग्री के रेशियो को क्या बोलते हैं, टीसी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है, ये जो के लिखा है यहां पर, जो ये के लिखा है, के क्या है, के है भैया, के है वेग स्थिरांक। क्या है, वेग स्थिरांक, या इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट आता कहां से है, थोड़ा हम के को समझ लेते हैं। के क्या है भाई, के है वेग स्थिरांक, है ना, या इसे हम विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, विशिष्ट अभिक्रिया की दर भी कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में आता है। ठीक है, क्या विशिष्ट अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं या वेग स्थिरांक किसे कहते हैं, थोड़ा इसको समझ लीजिए तो आपको
आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। विशिष्ट अभिक्रिया की दर, देखिए अगर कोई रिएक्शन लेते हैं A कन्वर्टेड इनटू B, ये रिएक्शन लिया और इसमें जब t बराबर 0 है समय, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ उस समय इसकी जो कंसंट्रेशन है माना कि वो A मोल पर लीटर है और उस समय B की सांद्रता जो है वो 0 मोल पर लीटर है, हैं? अब t समय बीत गया, t समय बाद क्या होगा, इसकी कंसंट्रेशन A-x है ना, A-x मोल पर लीटर और ये क्या हो गया x मोल पर लीटर, ये हो गया। अब अगर हम यहाँ पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाएं तो क्या आएगा, R प्रोपोर्शनल अभिकारी पदार्थ के सांद्रता के अनुक्रमानुपाती। अभिकारी पदार्थ की सांद्रता ये है A-x के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, यही होगा। अब R इज इक्वल टू निकालें तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा K इन ब्रैकेट A-x, राइट, ये होगा। ठीक है, इतनी लाइन, ये लाइन क्लियर है एकदम। अब देखिए R इज इक्वल टू क्या हुआ, K विद इन ब्रैकेट A-x। अगर A-x की वैल्यू 1 मोल पर लीटर हो, बराबर क्या हो 1 मोल पर लीटर, तो उस समय क्या होगा, R विल बी इक्वल टू K होगा, है ना। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे K को, जिस समय अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, यानी कि जब अभिकारक 1 मोल पर लीटर की सांद्रता में हो उस समय होने वाली अभिक्रिया की दर को क्या कहते हैं, विशिष्ट अभिक्रिया की दर या वेग स्थिरांक। ठीक है, क्या लिखेंगे, जब अभिकारक की इकाई सांद्रता हो, अभिकारक की क्या हो, अभिकारक की इकाई सांद्रता हो तो उस समय होने वाली अभिक्रिया की दर को क्या बोलते हैं, वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया की दर। तो अब देखिए पीछे आइए, ये जो विशिष्ट अभिक्रिया की दर है T + 10 डिग्री पर जो हो, हैं, और उसके डिवाइड में क्या K at T डिग्री, हैं, ये हो, तो इसका जो अनुपात होता है वो होता है ताप गुणक। अब अगर T इज इक्वल टू भैया क्या हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, T बराबर क्या हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। और अब अगर T बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तो इस T + 10 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम किसी अभिक्रिया को 25 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ा के 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर कराते हैं तो उस समय होता क्या है, अभिक्रिया की जो दर होती है वो 2 गुना से 3 गुना तक हो जाती है, 2 गुना से लगभग 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि T का मान हम यहाँ 30 रख दें, हाँ, तो 30 डिग्री से मान लीजिए 40 डिग्री तक ले जाएंगे तो भी 2 गुना से 3 गुना तक वृद्धि हो, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पर एक कंडीशन है कि T बराबर जब 25 डिग्री होगा, वैसे कैलकुलेशन में कहीं कहीं इसको कंसीडर कर लिया जाता है ताकि हमें गुणा भाग ज़्यादा ना करना पड़े, तो यानी 10 डिग्री के अंतर में जो अभिक्रिया की वृद्धि होती है वो वास्तव में वो देखने लायक होती है, 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है। ठीक है, टक्कर बढ़ते हैं, टक्कर इतने ज़्यादा होते हैं कि इस रेशियो में क्या होता है, अभिक्रिया की दर 2 गुना से 3 गुना तक बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। अगला है भैया प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, यानी दाब व सांद्रता। ठीक है, दाब व सांद्रता। देखिए दाब व सांद्रता को एक ही हेडिंग में हमने ले लिया है। एक्चुअली जब गैस अवस्था में होगा क्या अभिकारी और उत्पाद पदार्थ, यानी पूरी जो अभिक्रिया है हमारी वो गैसीय प्रावस्था में है, तो उस समय दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और अगर हमारी जो अभिक्रिया है वो द्रव प्रावस्था में है, मतलब कि उसमें अभिकारी और उत्पाद पदार्थ सब क्या हैं, द्रव हैं, तो सांद्रता, ठोस भी यहाँ पर हो सकता है, द्रव और ठोस में क्या सांद्रता, और गैसीय है तो उसमें क्या होगा, दाब अप्लाई होता है। तो दाब व सांद्रता एक में ले लिया गया। तो दाब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल है किसके, P के अथवा किसके, C के। P माने प्रेशर और C माने कंसंट्रेशन।
तो अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और इसी प्रकार सांद्रता को बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, या दाब को घटाते हैं तो अभिक्रिया घट जाती है। अभिक्रिया की दर क्यों घट जाती है, वही पुराना जो थीम है मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए एक जार है और इस जार में अभिकारी पदार्थ भरे हुए हैं। अभिकारी पदार्थों में अब दबाव अगर ज़्यादा है तो अणु इनके पास पास होंगे, जब पास पास होंगे तो संघट्ट सिद्धांत कहता है कि टक्कर होंगे, और टक्कर जब प्रभावी होगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। अब सांद्रता के लिए अभी गुल्डबर्ग और वागे को सुना ही आपने, है ना, सक्रिय द्रव्यमान को सुना ही आपने। तो ये हुआ आपका प्रेशर, यानी जनरली जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको दाब भी क्या करता है, प्रभावित करता है। और सामान्यता की बात है यहाँ पर, नहीं तो आप अभी और गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि कभी कभी क्या होता है, दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर घट भी जाती है। लेकिन जनरली क्या है, अभिक्रिया की दर दाब के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती है। अगला है भैया कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की बात जब भी करते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक होता है ना। तो जब धनात्मक उत्प्रेरक लेंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। थोड़ा इसको समझने के लिए एक मैं ग्राफ ले लेता हूँ, आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस ग्राफ के माध्यम से। थोड़ा सा ध्यान एकाग्र करिएगा। तो इसी में मैं संक्रियण ऊर्जा भी आपको बता देता हूँ इसी ग्राफ में, ठीक है। तो देखिए ये आपका कौन सा एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। इस पर हम ले लेते हैं एनर्जी है, और इस पर ले लेते हैं भैया रिएक्शन प्रोग्रेस, यानी अभिक्रिया की प्रगति। अभिक्रिया की प्रगति यहाँ पर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऊर्जा, राइट। ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है यहाँ से। अब कोई अभिकारी पदार्थ है, सपोज ये उसकी पोजीशन है इस ग्राफ में, किसी अभिकारी पदार्थ ने इस पोजीशन को एक्वायर किया है, तो उस अभिक्रिया के उस दशा पर मान लेते हैं कि उसकी एनर्जी इतनी है और प्रगति यह है, एनर्जी इतनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इतनी एनर्जी है। तो इस एनर्जी को कहते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यानी EAV, एवरेज एनर्जी किसका, रिएक्टेंट का, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर मैं एक बैरियर बनाऊंगा। ये आपको भैया एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर, ठीक है। पिक्चर ये है कि यहाँ जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या होता है, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज होता है। ये है आपका प्रोडक्ट, है, ये है रिएक्टेंट A कन्वर्टेड इनटू B। तो ये है A, इसकी एवरेज एनर्जी इतनी है, और ये B में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी एवरेज एनर्जी इतनी है। तो होता क्या है, कहते हैं कि ये ऐसे इसका ग्राफ जाता है। ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब इसकी एनर्जी बढ़ती है और ये एनर्जी बैरियर को टच करता है, ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाती है कि एनर्जी बैरियर के बराबर हो जाती है जब इसकी एनर्जी, तभी ये क्या होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में चेंज जाता है, ये इसमें चेंज जाता है, ठीक है। अब अगर माना कि ये जो जार है इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, कुछ मॉलिक्यूल मान लीजिए इसकी एनर्जी यहीं तक, ये यहाँ तक जा रही है, अब यहाँ से ऊपर नहीं, यहाँ टच नहीं हो पा रही, तो वो क्या होगा, फिर से रिएक्टेंट भी बना रहेगा। कुछ ऐसे हैं जो मान लीजिए यहाँ तक जिनकी एनर्जी जा रही है, कुछ ऐसे हैं जिनकी यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे हैं, इस यहाँ तक जो है नहीं आ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वो फिर से रिएक्टेंट ही बने रहेंगे। लेकिन जो ये आपका पॉजिटिव कैटालिस्ट है, धनात्मक उत्प्रेरक, ये क्या करता है, एनर्जी बैरियर को डाउन कर देता है, ये गिरा देता है, ये एनर्जी बैरियर को डाउन कर दिया। और जब डाउन कर दिया तो बहुत सारे मॉलिक्यूल थे जो यहाँ तक पहुँच जा रहे थे और क्या होते थे, इस बैरियर को ना टच कर पाने की वजह से पीछे लौट आते थे, यानी रिएक्टेंट ही बने रहते थे, वो भी अब क्या होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी बात समझिएगा, ये तो आपकी क्या हुई भैया, एवरेज एनर्जी EAV हुई, है ना। ये आपकी क्या होती भैया, ये जो एनर्जी बैरियर है ये होता है
ईटी कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होता थ्रेशोल्ड एनर्जी, दहली ऊर्जा होती है। ठीक है, अब यहाँ एवी से लेकर ईटी, यानी कि अगर ईटी से नीचे आइए एवी के बीच में ये जो गैप है, इस ऊर्जा को कहते हैं ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, या जिसे हम कहते हैं संक्रियण ऊर्जा। क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा एक्चुअली क्या हुई? संक्रियण ऊर्जा ईए इज इक्वल टू हुआ क्या? ईटी माइनस ईएवी। ये यानी दहली ऊर्जा से क्या करें? एवरेज ऊर्जा को घटा दें, तो क्या निकल आएगा? संक्रियण ऊर्जा। राइट। तो देखिए, ये संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है? कैटालिस्ट क्या करता है? घटा देता है। और जब घटा देता है तो क्या होता है? रिएक्शन रेट वो बढ़ जाता है। ओके, क्लियर? अब जैसे आपको संक्रियण ऊर्जा को परिभाषित करना हो तो कैसे परिभाषित करेंगे? आप कहिए कि अभिकारी पदार्थों को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वो प्रोडक्ट में यानी उत्पाद अणु में कन्वर्ट हो सके, उस आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? संक्रियण ऊर्जा। फिर से सुन लीजिए, यानी अभिकारी पदार्थ के अणुओं को आवश्यक वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके कारण वो उत्पाद में बदल सकें, उसको क्या बोलते हैं? संक्रियण ऊर्जा। और संक्रियण ऊर्जा को क्या करता है? ये घटा देता है। कौन? पॉजिटिव कैटालिस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे भी लिख सकते हो, ईटी माइनस ईएवी। राइट। अब बाकी हम लोग और आगे पढ़ेंगे।